रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रविवार का दिन है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे। आप सभी को मालूम होगा कि 2006 में भारत ने पहली बार नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज को अडॉप्ट किया था। एक लंबे अरसे बाद फिर 2019 में भारत ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया और अक्टूबर 2021 में नेशनल पॉलिसीज ऑन डिसेबिलिटी के ऊपर फिर से ड्राफ्ट को तैयार किया गया। 21 में ये पब्लिक हुई। काफी डिसेबिलिटी सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। इसमें एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इस कमेटी में 15 लोग थे जो डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनमें से 11 सिर्फ दिल्ली के थे। उसके बाद शोर मचने के बाद फिर इस पॉलिसी को पब्लिक में रखा गया और 9 जुलाई तक उसके ऊपर कमेंट मांगे गए। काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर अपने रिप्रेजेंटेशन भेजी है, कई सुझाव दिए हैं और कई तरह की बातें इस पे हो रही हैं। आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर, डिसेबिलिटी पॉलिसीज की आखिर जरूरत होती क्यों है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है या फिर ये एक और पेपर है हमारे लिए बस पढ़ने के लिए, खुश होने के लिए। इस पर बात करने के लिए NPRD नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ डिसेबल्ड के सेक्रेटरी मुरलीधरन जी हमारे साथ हैं। डिसेबिलिटी सेक्टर में एक बड़ा नाम है और तमाम इश्यूज पर अपनी राय रखते हैं, गवर्नमेंट को सजेशन भेजते हैं। मुरलीधरन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। स्वागत दानिश, आप सबको धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि डिसेबिलिटी जो नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखो दानिश, सबसे पहली बात तो है कि ये पॉलिसी जो आपने शुरुआत में जैसे कहा कि 16 बरस बाद जो 2006 में हमारी पॉलिसी बनी थी, उसके बाद 16 बरस के बाद एक और पॉलिसी बनी, एक नीति है दरअसल ना, इट्स ए पॉलिसी। दरअसल हमें पहले 2006 की पॉलिसी बनी थी, तब भी हालांकि हमारा NPRD उसके बाद आया, बाद में स्थापना 2010 में। तब भी हम जब उस समय भी जो UNCRPD के आने के बाद नए कानून लाने की बात थी, तब तो RPD का नाम भी नहीं आया था, एक नया कानून के तौर पर चर्चा हो रही थी। तभी हमने कहा कि भाई कानून से पहले तो एक पॉलिसी बननी चाहिए, नीति बननी चाहिए। नीति के आधार पर कोई भी कानून बनता हो, वो एक नीति के आधार पर बनता है। तो नीति पहले ज़रूरी है, ना कि कानून।
अभी 1995 के कानून के बाद भी जो नीति बहुत उसको फॉलो कर रही है। अंग्रेजी में कहावत है, प्लेसिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, है ना। हॉर्स कार्ट को लेके जाती है, ना कि कार्ट हॉर्स को ले जाती है। ये यहाँ भी ऐसे इस बार भी ये वैसा का वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ था कि भाई कानून बना है, उसके बाद में एक नीति बनी हुई है। कानून बनने के बाद नीति बनने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि उस कानून में आप बदलाव चाहते हैं, उस कानून में और कुछ सुधार चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें चाहते हो। क्या दिशा में आप ले जाना चाहते हैं विकलांगों को, इस देश को, विकलांगों को क्या राह दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर बनती है पॉलिसी। दरअसल उस किस्म का पॉलिसी हम इस that is what is a policy is meant to be about, actually laying the foundation, what is the perspective। एक तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको जानना ज़रूरी है। उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या विकलांग की स्थिति क्या जानना ज़रूरी है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए उनको ज़रूरी है, संख्या कितनी है जानना ज़रूरी है। तो इन सब डाटा के आधार पर उनको क्या करना चाहेंगे आप, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप करना क्या चाहेंगे, क्या नीतियों में बदलना करना चाहेंगे आप, क्या कानून में परिवर्तन करना चाहेंगे, क्या उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें तय करते एक नीति। दिस पॉलिसी ऑल्सो सपोज टू बी लाइक दैट। राइट, आई कंप्लीटली अग्री। और यही मैं पढ़ रहा था, यही मैं समझ रहा था। तो फिर जो कानून आ गया 2016 में, हमने 2007 में यूएनसीआरपीडी को हमने अडॉप्ट किया, रेटिफाई किया। उसके बाद हमारे पास 16 में कानून आ गया। अब ये पॉलिसी आई है 21 में, 19 में बननी शुरू हुई, अभी हमारे सामने है 22 में। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंस है वो होता है कि आपने क्या दशा और दिशा देनी है इस कम्युनिटी को, इसके बेस पे कानून बनेगा। फिर उसके बाद जब पॉलिसी आ ही गई है 2022 में और कानून हमारा 2016 में बन ही गया है, फिर कम्युनिटी की ओर से अप्रोर क्यों? फिर तो कानून तो बन ही गया ना ऑलरेडी। अब पॉलिसी के बेस पे तो कानून में आगे कब अमेंडमेंट होगी वो देखा जाएगा। लेकिन फिर ऐसा हम क्यों मांग कर रहे हैं कि आपने, क्योंकि हमें तो पहले पॉलिसी की मांग करनी चाहिए। अब उन्होंने जो डाल दिया कानून के हिसाब से पॉलिसी भी बना दी, फिर कम्युनिटी की ओर से अप्रोर क्यों? कानून जो है, जो लॉ बनी है 2016 का जो कानून बना है, वो तमाम चीज़ों को एड्रेस नहीं करती है। पॉलिसी इसीलिए होना ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट पॉलिसी लाए हैं गलत किया, ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं था। मेरा कहना था कि पॉलिसी तो ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी एक्ट जो सब कुछ चीज़ें तय नहीं करती है ना। अभी आप देखें 16 के एक्ट जो में है बहुत सारे प्रोविजंस है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो बजटरी प्रोविजंस होना चाहिए, वो एक्ट तो कानून में तो नहीं लिखा। उस बजटरी प्रोविजंस के लिए अलग प्रावधान होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे और एक इम्प्लीमेंटेशन के टाइमलाइंस की बात करनी चाहिए, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अलग अलग थीम्स को तय करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आने चाहिए पॉलिसी में। देखो यूएनसीआरपीडी के तमाम चीज़ें आरपीडी एक्ट में नहीं आई है। हमारे पास अलग 4 किस्म के कानून हैं जो डिसेबिलिटी को सेक्टर को देखती है। देखिए, एक तो आरपीडी एक्ट हो गया जो 2016 में बनी, उसके अलावा हमारे पास नेशनल ट्रस्ट है, दूसरा राइट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। ये तमाम मेंटल हेल्थ केयर 2017 का बना, उससे पहले था, वो अलग है, 2017 में बना है। दीज 4 एक्ट्स आर डिफरेंट एक्ट्स है। अभी नेशनल ट्रस्ट में आपने उसको हार्मोनाइज करने की कोशिश की है यूएनसीआरपीडी को लेकर के तहत, नहीं किया आपने। राइट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को जो है आपने उसमें फेरबदल करने की कोशिश की है, नहीं किया आपने। और भी बहुत सारे देश में बहुत सारे कानून हैं जिसमें फेरबदल करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेरबदल करने की ज़रूरत है। हम पहले से मांग करते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16 जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करती है अलग अलग ग्राउंड्स पे, आर्टिकल प्रोहिबिट करती है सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन तमाम ग्राउंड्स पे जो है डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करती है ये आर्टिकल्स जो है कानून में। मतलब डिस्क्रिमिनेशन डिसेबिलिटी कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हम सब मांग करते हैं हमेशा कि भाई यू शुड राइट दैट amend the 14, 15 and 16 of the constitution, articles in the constitution to include disability as a ground on which discrimination is prohibited.
ये है। दूसरे बहुत सारे चीजें कानून में बदले की, आरपीडी एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है, आप जानते हैं, आप फॉलो करते हैं, आपको तो हम ये कानून में जब कानून के लिए जब लड़ रहे थे तो इस कानून में बहुत सारी चीजें बदलने की हम बात की थी। आई कम टू दैट लेटर। सो देयर आर वेरियस अदर इश्यूज आल्सो दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। एजुकेशन में बहुत सारे गैप्स, कानून हर चीज को एड्रेस नहीं कर सकते, पॉलिसीज हैव टू बी मेड फॉर दैट। राइट। हमें भी जब भी मौका मिलता है कहीं किसी एमपी या लेजिस्लेटर के सामने, तो हम हमेशा से ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड की बात उठाते हैं, और अपने शोज में भी जब भी हम आपसे बात करते हैं तो वी आर वेरी प्रोएक्टिव कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। तो आपने कहा कि पॉलिसी जरूरी है। थोड़ा सा पॉलिसी के बारे में बात करते हैं ताकि लिसनर्स हमारे जो जागरूक हो सके, अवेयर हो सके। सबसे पहले हमें कुछ पॉजिटिव चीजें बताएं। इसमें काफी कुछ पॉजिटिव भी आया है, एक्सेसिबिलिटी की काफी बात की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा है, जो डेटा हम हमेशा मिसिंग होता है उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है उसका डेटा अलग से मेंटेन होना चाहिए, एम्प्लॉइज का होना चाहिए। स्पोर्ट्स की बात की तो कुछ पॉजिटिव चीजें जो आपको लगी हैं इस पॉलिसी में, पहले उसके बारे में बताएं। देखो दानिश, सबसे पहली बात तो है मेजर पोर्शंस इस पॉलिसी में मेजर पोर्शंस लिए गए सीआरपीडी के और मेजर पोर्शंस लिए गए अपने आरपीडी एक्ट से। मेनली रीटरेशन है आरपीडी एक्ट और इसका एक्सेसिबिलिटी का प्रोविजन। इसको रीटरेट हम ये मानते नहीं कि केवल एक्ट में, मैंने कहा था पॉलिसी इज नॉट सपोज टू बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे देखना नहीं चाहिए कि जो कानून में क्या उसको वापस आप रीटरेट करो। इसमें बेसिकली वही है, इसमें ज़्यादातर भागों में ऐसे ही देखा गया। हालांकि ये आप एनसीआरपी डाटा मेंटेनेंस की बात करें महिलाओं के, तो उस पर भी हम ये बहुत पहले से कहते हैं, और दिस इज एक्चुअली व्हाट हैज बीन सेड बाय द यूएन कमिटी। इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं, मगर महिलाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कही है, और डिसेबिलिटी स्पेसिफिक और इस पे इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कही गई इसमें। और दूसरा रीटरेट किया गया कि भाई अब ये क्या करेंगे, सर्टिफिकेट जो है 30 दिन के अंदर घर में दिया जाए, बट इट्स ऑल्सो रीटरेशन व्हाट इज एक्चुअली देयर इन द रूल्स। आरपीडी एक्ट के रूल्स में ही है उसको कहा गया है। बट एक है कि इसमें एक स्थिति को पेश करने की कोशिश की है, और एक विजन स्टेटमेंट है, एक मिशन स्टेटमेंट है, इस तरह की चीज़ें कुछ इसमें कहा गया है। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बहुत सारा जोर है, बट बेसिकली ऑल ऑफ इट इज एक्चुअली reiteration of what is already spelled out in the RPD Act. I think it doesn't go beyond it. मेरा observation doesn't go beyond it. ये मेरा मानना है। राइट। अगर हम बात करें कि जब आप कहते हैं कि 16 साल बाद पॉलिसी आई है, ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, कहाँ पे ये पॉलिसी खरी नहीं उतरी है? व्हाट आर द पॉइंट्स मिसिंग इन द पॉलिसी? आपने कहा कि जो सारी अच्छी बातें हैं वो एक्ट में भी है, हम वी कीप टॉकिंग अबाउट दोस थिंग, बट एक पॉलिसी आती है, क्योंकि मैं इसको समझना इस तरह से चाहता हूं ताकि लिसनर समझे कि पॉलिसी और कानून में डिफरेंस क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कहां पर हम लैग कर रहे हैं। तो दानिश मैंने शुरू में कहा कि एक पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसको ले डाउन करना चाहिए। सबसे पहले तो बात है कौन सी हिस्टोरिकल, आज की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है देश में, इकोनॉमिक स्थिति क्या है, उस इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में विकलांगों की स्थिति क्या है, उस स्थिति का विवरण करने के बाद जो है आपको प्रॉब्लम साइंटिफिक करना चाहिए कि क्या पॉपुलेशन, डिसेबल पॉपुलेशन क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, उस समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो प्रायोरिटीज क्या रहेगी आपकी, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, वो प्रायोरिटीज को अंडरलाइन करना चाहिए सरकार को, और साथ ही साथ उसको टाइमलाइन फिक्स करना चाहिए। इस समस्या का, जैसे पॉवर्टी एक समस्या है, तो पॉवर्टी को हल करने के लिए इतने साल के अंदर हम विकलांगों के पॉवर्टी को हल करने में, उस पॉवर्टी से निकालने के लिए इतने साल का एक टारगेट रखते हैं। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर इतना एक साल का टारगेट। एक्सेसिबिलिटी तमाम चीज़ें एक साथ नहीं होती, जैसा 3 वर्टिकल्स एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन की, आप एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत आपने कहा था, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट की बात थी, एक वर्टिकल था, तीसरा बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्टिकल था, और तीसरा वर्टिकल था कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन तमाम चीज़ों में एक साथ से हो नहीं सकता है। अब ट्रांसपोर्ट में भी बस ट्रांसपोर्ट है,
बस है, फिर रेलवेज है, और बहुत अलग अलग बोर्ड, तमाम सब में एक साथ टारगेट सेट करके नहीं किया जा सकता। सो वी हैव टू सेट डिफरेंट टाइम लेम्स विद इन ए पर्टिकुलर दिस थिंग ऑल्सो। उस किस्म के टाइम लाइन्स आपको सेटल करना चाहिए। फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स क्या रहेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है होना चाहिए पॉलिसी में, ताकि हमें भी पता चले कि भाई सरकार कहना करना क्या चाहती है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, और किस तरह से जो है इसको लागू किया जाएगा। केवल कानून की बात है, बहुत सारे अलग अलग, ये तमाम एक टोटल पर्सपेक्टिव जो है डिसेबिलिटी कम्युनिटी के सामने क्या है, इसको रखने की जरूरत है। दैट इज एक्चुअली व्हाट कुड एक्चुअली फॉर्म ए पॉलिसी एंड व्हाट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। और दूसरा ये भी कहना चाहिए इन तमाम इसी संदर्भ में कि इन कानून को बदलने की जरूरत है। ये तमाम चीजें भी उसके अंदर आना चाहिए। और साथ ही साथ 2006 में आपने पॉलिसी हमने बनाई थी, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन का हमारा क्या अनुभव रहा, कितना हम उसमें प्रगति कर पाए, कितना हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो उसके कारण क्या है। ऑल दैट नीड्स टू बी addressed in this policy. Also talk about कितना भी पायस डिक्लेरेशन हम करें, जरूरत है उसकी बजट एलोकेशंस की, वो बजटरी प्रोविजंस क्या करेंगे, ये तमाम चीजें पॉलिसी में शुड ले डाउन एक्ट पॉलिसी। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पॉलिसी टू डू एक्चुअली। इस पर आप क्या कहेंगे कि 15 जो रिप्रेजेंटेटिव थे, 11 सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक थे। जब हम इंडिया कहते हैं कि डाइवर्स कंट्री है, हर रीजन के अपने प्रॉब्लम है, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने प्रॉब्लम है, किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इश्यूज के कारण अलग से प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इसको इतना लाइटली क्यों लेते हैं? रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट क्यों नहीं है? देखो, हम बार बार ये कहते हैं हमेशा कि डिसेबिलिटीज 21 है, 21 को तो कम से कम अलग अलग डिसेबिलिटीज को तो कम से कम रिप्रेजेंटेशन दे, बाकी बात तो अलग चीज़ है। एंड वी हैव ऑलवेज सेड कि ये वन साइडेड एक बायस्ड अप्रोच है कि दिल्ली सेंट्रिक तमाम चर्चाएं सब कुछ में दिल्ली सेंट्रिक होती है, और भाषा भी केवल आप अंग्रेजी में इसको करते हैं या हिंदी भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में करते हैं, इसको एक्सेसिबल नहीं है। दिस नॉट एक्सेसिबल इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, दूसरे अलग अलग भाषाओं में उसको ये अवेलेबल नहीं है। चर्चा तो अलग चीज़ है, ये तमाम आपको डॉक्यूमेंट बनाने के बाद भी ये स्थिति, दिस इज एक्चुअली वेरी शॉर्ट वे ऑफ डूइंग इट। इस तरह का कानून कभी करना नहीं चाहिए। इस तरह का कंसल्टेशन का प्रोसेस, ये प्रोसीजर ही गलत है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाते नहीं है। वी हैव बीन कप्टेड, हमें तो कभी किसी इसमें नहीं। देयर आर सेलेक्ट फ्यू पीपल हु गेट, आप देखिए सरकारी कमेटियों में सभी कमेटियों में तकरीबन बहुत सारे नाम्स जो है वही के वही मिलेंगे। आप, मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, बट फिर आप देख लीजिए इन तमाम डिसेबिलिटी के जितने भी कमिटीज आप बनते हुए देखेंगे, इसमें बहुत सारे कॉमन नेम्स होंगे, उनके सिवा कोई रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं है। दिस इज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट। ये रीजनल बायस है ये बहुत सारे चीज़ों में, और ये बायस अगेंस्ट सर्टन डिसेबिलिटीज है, बहुत सारे ऐसे बायस है। दिस इज एक्चुअली, ये भी कानून के विरुद्ध है। दिस एक्चुअली आल्सो मिलिटेट्स अगेंस्ट बोथ द स्पिरिट ऑफ द यूएनपीआरडी एज वेल एज द आरपीडी एक्ट। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं हमेशा एक बात उनको कहता हूँ कि जो डिसेबिलिटी का हमारा सेक्टर है, इसको कभी भी पॉलिटिकल चश्मे से मत देखो। दिस इज इंटायरली डिफरेंट। वी मे सपोर्ट अ पर्टिकुलर पार्टी, हमारी आइडियोलॉजी हो सकती है, बट आप डिसेबिलिटी रिलेटेड जो इश्यूज है उसको प्योरली डिसेबिलिटी से रिलेटेड देखें कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट इज राइट, वेयर वी आर लैकिंग। क्योंकि अगर हम डिसेबिलिटी में भी उस चीज में पड़ गए तो फिर डिसेबिलिटी सेक्टर में एम्पावरमेंट होना बहुत मुश्किल है। मुझे ये बताएं कि अगर हमारे लिसनर्स इस पॉलिसी को पढ़ना चाहें, या जो स्टूडेंट्स है इसको पढ़ना चाहें, उनको क्यों इस पॉलिसी को पढ़ना चाहिए? ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए? नहीं, पॉलिसी, हर एक पॉलिसी तो पढ़ना जरूरी है, ताकि मैं ये कह रहा हूँ व्हाट आई विल से रिपीटेडली आल्सो, पर्सपेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का, ये जानने के लिए पॉलिसी पढ़ना चाहिए। और उस पॉलिसी में अभी तो एक ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट तो ये अभी ड्राफ्ट ही है दरअसल, इट्स स्टिल नॉट ए फाइनल डॉक्यूमेंट एज इट।
सो ड्राफ्ट के ऊपर ही चर्चा करेंगे। पॉलिसी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट का जानने के लिए क्या करना चाहती है, किस दिशा में हमारे हम लोगों को ले जाना चाहते हैं, इस देश को ले जाना चाहती है, वो जानने के लिए पॉलिसी पढ़ना जरूरी है। वी कैन डिस्कस द प्रोविजन व्हाट आर देयर इन द पॉलिसी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज हाउ इट शुड बी। क्योंकि एजुकेशन में क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, कानून में क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, महिलाओं के बारे में क्या कहा, विकलांग महिलाओं के बारे में, परिस्थिति के बारे में क्या कहता है, उनकी प्रोग्रेस के लिए क्या करना चाहती है, स्किल डेवलपमेंट में क्या करना चाहती है, दूसरे कानूनों में फेरबदल के लिए क्या 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 ये करना चाहती है, और उसके लिए कोई टारगेट सेट किया था। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए पॉलिसी जानना ज़रूरी है। जैसे आप बार बार टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर सत्येंद्र जी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को बहुत कम तवज्जो दी गई है इस एक्ट में। जो गार्जियनशिप को रिपील करने की बात है उसके ऊपर पॉलिसी साइलेंट रही है। उन्होंने कहा कि जो हम लगातार, जिसकी हमने बिगिनिंग में भी बात की, आर्टिकल 14, 15, 16 की, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। 3.3 जो आरपीडी एक्ट का सेक्शन है डिस्क्रिमिनेशन वाला, जिसको पार्लियामेंट में भी कहा था हम रूल्स में चेंज करेंगे, लेकिन चेंज नहीं किया गया। तो इन सभी के ऊपर भी ये पॉलिसी साइलेंट रही है। आपको लगता है कि जब ये पॉलिसी आएगी, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हम डिस्क्लेमर दे दें, हम ड्राफ्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने गलती से पॉलिसी बार बार यूज किया है, तो डिस्क्लेमर हम अभी जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको लगता है आने वाले टाइम में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं ये जो इश्यूज है जिसको डील नहीं किया गया? देखो, सरकार क्या क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बेसिकली हमने हमारा एक रिस्पॉन्स तैयार किया, तकरीबन अभी 30-40 पेज का रिस्पॉन्स है। अभी हमने ड्राफ्ट सर्कुलेट किया, आपको जो बहुत सारे ग्रुप्स पे सर्कुलेट किया कि एंडोर्समेंट के लिए कुछ ओपिनियंस आए हैं, तो बहुत सारे सिग्नेचर्स भी मिले हैं, और कल हम सबमिट करेंगे सरकार को इस ड्राफ्ट को लेकर। उस ड्राफ्ट के ऊपर और भी बहुत सारे संगठनों में ज़रूरी है, बहुत सारे संगठनों ने दिया होगा। उस ड्राफ्ट के ऊपर सरकार क्या करती है वो सरकार के ऊपर निर्भर है। वहाँ ज़रूर, मगर इतना बड़ा एक्सरसाइज करने के बाद सरकार इन्विटेशन क्या करें, सजेशंस इनवाइट करने के बाद, कमेंट्स इनवाइट करने के बाद, ये सरकार का दायित्व है कि भाई उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और उसके ऊपर सुधार और जो परामर्श और सब हुआ उस सब के ऊपर विचार करें। ये ज़रूरी है। अदरवाइज इट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर नहीं करेंगे तब दैट इज एन एंटी डेमोक्रेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एक्सपेक्टेशन हमारा, जैसे पहले भी कह रहा था कि भाई हम तो दरअसल प्रपोज क्या कर रहे थे, हमने जो डॉक्यूमेंट दिया सरकार जो देने वाले हैं उसमें 4-5 एरियाज पे हमने कहा कि भाई क्या क्या होनी चाहिए। एक तो हमने सबसेक्शन होना, प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, नंबर 1। नंबर 2 आपके प्रायोरिटीज एरियाज क्या रहेंगे, किस किस चीज़ों का आप एड्रेस करेंगे, ऐसे प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 इस तरह से प्रायोरिटी आप बनाइए। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, इस प्रायोरिटीज को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, इसको आउटलाइन कीजिए। चौथा, आप बजटरी एलोकेशंस और ह्यूमन रिसोर्सेज कितना कमिट करेंगे, किस किस के लिए क्या क्या कमिट करेंगे, उसको आउटलाइन कीजिए आपस में। और आखिर में आप टाइमलाइंस और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है उसका तय कीजिए। ऐसे 5 एरियाज हमने कहा कि भाई दीज आर द सेक्शंस ऑन विच एक पॉलिसी बनना चाहिए, उसका डायरेक्शन इससे देना चाहिए। कुछ थोड़ा सा बताएंगे लिसनर्स को क्या रिकमेंडेशंस दी हैं? ये तो आपने टाइटल बता दिया, हेडलाइन। हाँ, मैं आऊंगा, आई कम टू दैट। वी आर दिस इज जस्ट बिगिनिंग, आई एम सेइंग। सो व्हाट वी से दैट, एक तो कमिटमेंट, सरकार का क्या क्या कमिटमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए। और दूसरा हमने पॉलिसी के बारे में, एक तो हमने कहा कि भाई इसमें से कुछ ग्लेयरिंग गैप्स हैं, बिल्कुल दिखता है कि भाई महिलाओं के बारे में, विमेन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। इतना बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है 2008 की, हालांकि 2006 में आपने एक अलग से चैप्टर था महिलाओं के ऊपर। इस बार जो है 2022 का जो आप ड्राफ्ट आपने जो रखा है हमारे सामने, उसमें आपने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा है। There is no separate, excepting one place in which you say that you recognize that women with girls are at the greater risk and prone to violence, abuse and exploitation. Just one sentence, उसके अलावा उनकी समस्याएं क्या है उसके बारे में आप you have not gone into it.
हालांकि सीआरपीडी का 2019 में जो रिकमेंडेशन था, इंडिया स्पेसिफिक रिकमेंडेशन था, उसमें स्पष्ट ये कहा गया, निर्देश दिया गया भारत सरकार को, भाई आप इक्वालिटी, महिलाओं की इक्वालिटी, गर्ल्स एंड वुमेन विद डिसेबिलिटीज के इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपको एक नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए कि विमेन विथ मेन स्ट्रीम, डिसेबल्ड वुमेन का मेन स्ट्रीमिंग के लिए आप क्या करेंगे, उनका स्टिग्मा रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे। ये तमाम चीज़ों के ऊपर कमेटी ने कहा था। उसने जेंडर पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस की बात की, उनका फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की। ये तमाम चीज़ें जो है सीआरपीडी कमेटी ने कहा था उस बार। आपने इसके बारे में एक कुछ भी जिक्र जो है इस ड्राफ्ट पॉलिसी में नहीं कहा है। हम कह रहे हैं इन चीज़ों को इंक्लूड करो, उस दिशा में ले जाओ। दूसरा हम कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कानून बने, जैसे नॉट आरपीडी बट क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट किया गया था। आप जानते हो निर्भया कांड के बाद जो हत्या हुई थी, उस भयानक रेप केस जो हुआ था दिल्ली में, उसके बाद कानून में परिवर्तन किया गया वर्मा कमेटी के इस कमेटी के बैठने के बाद जो है उसमें डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इश्यूज कानून में फेरबदल किया क्रिमिनल लॉज में। उसको जो है आप उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। पॉक्सो में क्या क्या है उसको, उसके बारे में इन तमाम चीज़ों को कहना ज़रूरी है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ए डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पॉलिसी। दूसरा, बच्चों के बारे में, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इसमें केवल उनकी एजुकेशन की बात, इट्स लिमिटेड टू डिस्कसिंग ऑन चिल्ड्रंस इश्यूज, लिमिटेड टू एजुकेशन ओनली। उनके और भी सारे चीजें हैं which is not being discussed in this draft as well. So these are two different lapses that we totally find, big lapses that we find in this document. उसके अलावा एक और चीज है, ये ड्राफ्ट जो है, एक तो हम कहते हैं कि एक राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की है आपने, बट द सेम टाइम आप टर्मिनोलॉजी जिस तरह से यूज करते हो, या बहुत सारे जगह जो आप परसेप्शन, जो लिखने वालों का दिमाग में जो परसेप्शन है, बिल्कुल एक नेगेटिव परसेप्शन जाता है डिसेबिलिटी के बारे में। जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल तो हम इस्तेमाल करेंगे डिसेबल का, ये बात तो आप कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू से कि भाई ड्यू टू साइकोलॉजिकल कल्चरल रीजंस ऑल्सो किस किस्म के स्टिग्मा फेस करते हैं, तमाम चीज़ें आनी चाहिए। ये है कुछ चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें बात करते जाएंगे, बताते जाऊंगा आपको। टाइमलाइन की आपने बात की और वो इम्पोर्टेंट भी है। अभी जैसे हमने बात की कि 2021 में कुछ बिल्डिंग जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी उसके एक्सेसिबल होना था, तो अब हमने जो एडवाइजरी कमेटी देखी उसमें कहा गया कि आप एक्सटेंशन लीजिए और रीजन बताइए कि भाई क्यों नहीं हुआ, फिर एक्सटेंशन लेंगे, फिर 5 साल बाद जब भी मीटिंग होगी फिर सेम वही उसी मिनट्स को रिवाइज कर देंगे। तो टाइमलाइन का ये 14 चैप्टर की जो ड्राफ्ट है अभी हमारे सामने, तो ये बताएं कि क्या टाइमलाइन पे ये कुछ कहता है, अगर नहीं कहता है तो आपने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं? जो वी हैव टाइमलाइंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, हमने कहा स्पेसिफिक हर एक चीज के लिए टाइमलाइन तय करना है। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा, हर एक चीज का अलग अलग, जैसे प्रायोरिटी आप तय करेंगे उस प्रायोरिटी के अनुसार आप टाइमलाइन तय करना पड़ेगा। वी हैव नॉट स्पेसिफिकली सेड कि भाई एक्सेसिबिलिटी के लिए टाइमलाइन होना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ बिग एक्सरसाइज जाने के लिए, हर एक चीज का अलग अलग होता है। तो हमने कहा था मेन कॉन्सेप्ट आप एक्नॉलेज करते हैं, आपके ड्राफ्ट में आप एक्नॉलेज करते हैं कि पॉवर्टी जो है एक बड़ी बड़ी समस्या है, डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, ये आप एक्नॉलेज करते हैं। मगर पॉवर्टी को एलिवेट करने, उसमें से निकलने के लिए क्या कदम होनी चाहिए, उसके बारे में आप कोई कुछ नहीं कहते हैं कानून में, इस पॉलिसी में, ड्राफ्ट पॉलिसी में। So there are, so it doesn't talk about any timelines. So we are actually saying that timelines आप बनाइए, है ना। दूसरी चीज आप देखिए इसमें जैसे आप कह रहे थे कि अलग अलग ये चैप्टर्स दिए गए हैं, इस पे एक और पहले की तरह भी अभी भी आप डिसेबिलिटी को केवल एक मेडिकल लेंस से ही देखते हैं। तो देखिए, क्योंकि इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन तो ठीक है, बट दैट इज एंटायरली विद द हेल्थ डिपार्टमेंट ना। बहुत सारे चीज़ें हेल्थ के बारे में जो आपने यहाँ कहा कि भाई बहुत सारे चीज़ें जो इट इज़ एक्चुअली इन द डोमेन ऑफ हेल्थ, उसको आप यहाँ ला गए। प्रिवेंशन तो खैर इट शुड नॉट बी इन द डोमेन ऑफ डिसेबिलिटी पॉलिसी, इट शुड एक्चुअली बी इन द डोमेन ऑफ हेल्थ। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, दोस ऑल शुड बी इन द पॉलिसी द हेल्थ, इट शुड नॉट बी हियर। बट सर्टिफिकेशन की आप कह रहे हैं, सर्टिफिकेशन में है बहुत सारी समस्याएं सर्टिफिकेशन को लेकर है, क्या उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए आप कह रहे हैं?
वो नहीं कह रहे, बट यू आर टॉकिंग अबाउट रीट्रेक, यू टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग 30 डे पीरियड, तो कानून में ऑलरेडी लिखा हुआ है, रूल्स में ऑलरेडी, इट्स नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड. सो जस्ट रीट्रेटिंग इट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. You need to actually talk in terms of, again, timelines की बात करें, timelines we need to settle. अभी आपने कहा कि UDID, इसमें कहा कि UDID जो है 2022 के अंत तक हम पूरा कर देंगे. How is it going to happen? है ना, अभी 50% लोगों को UDID नहीं मिला है. बंगाल में केवल पूरे स्टेट में जो है केवल 9 UDID जनवरी 1 तारीख को हुआ है, अप टू जनवरी 1, 2022. अब इतना बड़ा पॉपुलेशन को किस तरह से आप कर पाएंगे, उसको तो आपने कहा नहीं है. टाइम लाइन केवल इसके लिए दिया है आपने कि इस हजार, बट दैट यू डोंट एक्चुअली मीट. इट्स फूलिश टू गिव सच अ टाइम लाइन. वो दिल्ली में तो कई लोगों ने 5-5 साल से दिया. एक केस तो मैं ट्रैक कर रहा था पर्सनली, उसमें मैंने देखा कि वो 5 साल से दिया हुआ है, कुछ बन ही नहीं. मतलब जब से शुरू हुआ, नॉट एग्जैक्टली, मतलब 3-4 साल भी हो सकते हैं, कोई बाद में टारगेट करे कि यार 5 साल पहले तो आया नहीं. मतलब काफी देर, कहने का मतलब है कि लंबे समय से. फिर हमने वहाँ जो ईमेल दी थी हॉस्पिटल वाले को और मिनिस्ट्री दोनों को डाली. तो फिर मेल डालने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हाँ आपका सब ठीक है, हम प्रिंटिंग प्रेस को डाल रहे हैं. और अभी 3 महीने से ज्यादा हो गया, प्रिंटिंग प्रेस से भी वो आया नहीं है. मतलब तो प्रिंट एक कार्ड को छापने के लिए आपको 3 महीने से ज्यादा लग रहा है. तो इसमें ड्रॉबैक है थोड़े से. आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो हिस्ट्री है अभी वो करंटली क्या स्टेटस है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, अभी कितने डिसेबल्ड हो गए. अभी तो हमें पता ही नहीं कि किस कैटेगरी के बाद कितने डिसेबल्ड है इंडिया में, क्या जनसंख्या है, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. ये बेसिकली एनुअली जब 5 साल बाद कम से कम हमें पता होना चाहिए एक्चुअल सिचुएशन क्या, हम कहाँ जा रहे हैं. आप हमारे लिसनर्स को इनलाइटन करेंगे क्या इस दिशा में, क्या कोई काम चल रहा है, आपके पास कोई इनपुट है कि अब तो पॉलिसी में तो आना ही चाहिए था, तो चलो हमें पता चलता कि अभी क्या है. तो कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इज द ओनली वे सेंसस? नहीं, सेंसस के अलावा भी बहुत सारे माध्यम है दरअसल डाटा कलेक्शन के. आई एम नॉट इक्विप्ड टू से कि भाई मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वेरी फ्रैंकली, बट देयर आर वेरियस अदर मीडियम. एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे होता है, उसके माध्यम उसमें एक डिसेबिलिटी का कॉलम आप डाल सकते हैं. एंड इट्स ऑल्सो देयर, पार्ट ऑफ इट ऑल्सो इज देयर. देयर आर वेरियस मेथड्स इन विच एक्चुअली डाटा कैन बी कलेक्टेड. ऐसा नहीं कि साधनों की कमी है, बट डाटा कलेक्शन होता है तो भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं होता है. जैसे आप वायलेंस की बात करते हैं, जैसे इस ड्राफ्ट में भी कहा है, हम पहले से ही मांग कर दें कि भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो स्पेसिफिक डाटा निकालना चाहिए, उसको पब्लिश करना चाहिए. आपके एनुअल रिपोर्ट आप पब्लिश करते हैं, उसको आप अपलोड करते हैं साइट में, उसमें डिसेबल महिलाओं के ऊपर क्या क्या किस्म के आक्रमण हुए, क्या क्या असॉल्ट्स टेक प्लेस, और इवन डिसेबल मेन ऑल्सो, दैट इज नॉट वेड नॉट. आप शेड्यूल कास्ट का डाटा देखिए, आपको मिल जाएगा. शेड्यूल ट्राइब का डाटा देखिए, आप मिल जाएगा. माइनॉरिटीज का आप डाटा देखो, आप मिल जाएगा. बट डिसेबल के ऊपर जो है कि वायलेंस हो रहा है उसका नहीं मिलेगा. सो वी हैव बीन डिमांडिंग कि भाई, हमने होम मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया, एनसीआरबी को हमने कहा था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी कहा था, बट ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट, बट उसके बारे में कुछ किया नहीं गया. सो इस और एंड दिस एक्चुअली सीआरपीडी कमेटी का भी रिकमेंडेशन कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में जो है इस किस्म का डाटा होना चाहिए. ये केवल पुलिस स्टेशन में जो केवल इतना ही करना है कि भाई एंट्री करते समय डिसेबल है कि नहीं, किस किस्म की डिसेबिलिटी एंटर करके वो क्राइम उस ऑटोमेटिकली वो डाटा आ जाता है ऊपर से. क्योंकि तमाम जो डाटा कलेक्ट हो रहे क्राइम्स के वो सब पुलिस स्टेशन से ऊपर जाती है, नीचे के थाने से ऊपर जाती है. सो दैट कैन बी कलेक्टेड एट द बेस. सो उस किस्म का डाटा कलेक्शन के बहुत सारे माध्यम है. सो इट कैन ऑलवेज बी डन. अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट बीइंग कलेक्टेड. अब इस ड्राफ्ट पॉलिसी में प्रॉमिस जरूर है कि भाई डाटा कलेक्शन का, डिसएग्रीगेटेड डाटा कलेक्शन का सरकार करेगी. दैट्स अ कमिटमेंट, दैट्स अ गुड कमिटमेंट एक्चुअली. क्योंकि डाटा बगैर कुछ नहीं होता है. अनलेस वी नो द एग्जैक्ट नंबर्स. कोई प्लानिंग में किसी किस्म का प्लान करना हो तो सबसे पहले जानना हो कि आबादी कितनी है, उस आबादी के इसके लिए क्या करना चाहिए. वो एंड अनलेस वी नो दैट, कोई किस्म का प्लानिंग नहीं हो सकता है. राइट. ये बताएं कि अभी हम बात करें कि ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में है, क्या बहुत सारे इशू है जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजें, चाहे वो आर्टिकल 14, 15, 16 की बात कर लीजिए, चाहे टाइमलाइन की बात कर लीजिए, चाहे गार्जियनशिप की बात कर लीजिए.
क्या आपको लग रहा है कि कम्युनिटी में यूनिटी है? मतलब व्हाट्सएप पे तो हमें यूनिटी दिखती है ऑफकोर्स, बट क्योंकि अब ये पॉलिसी तो एक बड़ी चीज है, 16 साल बाद आ रही है, आप खुद कह रहे हैं कि दशा और दिशा देगी, तो जिस वाइब्रेंट तरीके से हमें अपने सुजेशन भेजने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए थी गवर्नमेंट उन सुजेशंस को एक्सेप्ट करे, आपको उस लेवल पे दिख रहा है काम होता हुआ? अनफॉर्चुनेटली नो, ना में जवाब है मेरा। उस किस्म का जो आना चाहिए था दरअसल पॉलिसी को लेकर, दरअसल पॉलिसी के बारे में अंडरस्टैंडिंग कम है, लोगों को पता नहीं कि पॉलिसी का मतलब क्या है, पॉलिसी क्या तय करती है, ये लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट सरकार की तरफ से उस किस्म का अवेयरनेस लोगों के बीच में केवल एक सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर ही उसको देखा। सरकार भी चाहती है सरकारी डॉक्यूमेंट ही रहे, लोगों के बीच में चर्चा ना हो, लोगों का पार्टिसिपेशन ना हो, अवेयरनेस ना रहो। इट्स नॉट लिमिटेड दिस गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट बिफोर ऑल्सो हैज नॉट एक्चुअली एंटरटेन ए पब्लिक डिस्कोर्स ऑन अ पॉलिसी। अगर वो पब्लिक डिस्कोर्स चाहती है, लोगों का पार्टिसिपेशन चाहती है पॉलिसी मेकिंग में, तो ज़रूर इसको ज़्यादा भाषा में पब्लिश करेगी और लोगों के पास जाके लोगों से कंसल्ट करके एक पॉलिसी बनाएगी, विच इज़ नॉट बीन हैपनिंग। सो अवेयरनेस नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो उस किस्म का जो काम करते हैं हमारे बीच में, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में भी है कुछ। आई एम नॉट सेइंग दैट एंटायरली सब लोग एक जैसे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट मेजर चंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग, नीचे के स्तर पर जो काम करते हैं, उनके बीच में उस किस्म का अवेयरनेस नहीं है। नहीं तो आप देखिए बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो बहुत सारे कंसल्टेशंस होते हैं, बड़े बड़े एनजीओस करते हैं। अभी हमने जो लेटेस्ट देखा, हाँ, जो रांची में इंसिडेंट हुआ, हाँ, एयरलाइन वाला, तो सब इकट्ठे आए तो हुआ ना, जो व्हाट वी वर एक्सपेक्ट, काफी उसके ऊपर डिटेल्ड बात हुई, उसके हाँ, ऊपर गाइडलाइन बनी, उनको फाइन लगा, हाँ, तो सारे इकट्ठे आए। उस तरह का जब इस तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पता नहीं दशकों तक हमें दशा दिशा देंगे, क्या हाँ। आपको लगता है कि हमने गोल शिफ्ट चेंज कर लिए? अब हम एडवोकेसी से दूर जा रहे हैं, हर एनजीओ के अपने प्रोजेक्ट है, किसी का कैपेसिटी बिल्डिंग में है, किसी का वेबिनार करने में है, कि बस अपना अपना जो आता है ठीक है, चल जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके हवा के साथ बहते रहो। नहीं, ऐसा दानिश, ऐसा तो कहना बहुत मेरे लिए मुश्किल है। उस तरह नहीं। देयर आर बहुत सारे एनजीओ है जिनके अपने अपने प्रोजेक्ट्स है, वो तो बहुत many of them exist on projects also. It's a true, that's the unfortunate thing. एडवोकेसी में एनजीओस का एक दायरा है, उस दायरे में काम करते हैं बहुत सारे एनजीओस, हैव बीन एक्चुअली फॉर लॉन्ग डूइंग गुड वर्क इन द सेंस दैट सर्विस डिलीवरी में बहुत सारे एनजीओ सर्विस डिलीवरी में ही रहते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, दे आर डिपेंड ऑन फॉरेन फंडिंग। फंडिंग एजेंसी पे जो निर्भर है उनसे उस किस्म का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता दे विल बी स्पेलिंग आउट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिकॉज दैट डिपेंडेंट ऑन एड और ग्रांट, देन यू हैव टू फॉलो द एड एंड ग्रांट्स। वो जो कहता है उसके अनुसार, उसके अनुरूप ही आपको करना पड़ता है। यू कांट गो बियॉन्ड दैट देयर। बट मुरलीधरन सर, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, टू गिव सजेशन, गवर्नमेंट का विरोध कहाँ हुआ कि भाई हम अपने सजेशन दे रहे हैं, ये चीज हमें मिसिंग लग रही है? नहीं, इस चीज के बारे में जहाँ तक सवाल है, मैं कह रहा हूँ इसके बारे में भी अवेयरनेस लोगों में ज्यादा नहीं है। दैट इज आल्सो पार्ट, बिकॉज़ देयर इज अवेयरनेस ऑन दिस इशू। बहुत सारे और दूसरी बात कीजिए आपको दानिश, आपने वो रांची वाला इंसिडेंट कहा था। रांची वाला इंसिडेंट एक्चुअली हाईलाइटेड बाय द मीडिया एक्चुअली, तो मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, उसको बाद में लोगों ने पिकअप किया उसको, उसके ऊपर कुछ, उसके बारे में भी कोई, आप एक भी प्रोटेस्ट आपने कहीं देखा उस किस्म का कि इंडिगो के दफ्तर के सामने किसी ने जाकर प्रोटेस्ट किया हो, या उस किस्म का कोई नहीं हो। हम भी थे, हमने भी 2-3 आर्टिकल लिखे, 2-3 बयान दिए उस किस्म का। उसी किस्म का ये हुआ कि भाई डीजीए को लिखा, इसको लिखा। It's not gone beyond that. It did not come out as a movement as such. Actually, it was more of a media-generated thing than this. Or I am not saying that it was wrong or this thing like that. And that also came about because an awareness from another passenger, a non-disabled passenger, कि उसने उस घटना को देखा, उसको विवरित किया, अपने Facebook पोस्ट में डाला और एक वायरल हो गया उस चीज को। So that awareness was there in that particular lady to create that. This awareness is lacking in our community and our leadership. दैट की पॉलिसी इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेकर हमें कुछ एडवोकेसी करना चाहिए, वो अवेयरनेस ना रहने के कारण ये सब हो रहा है। अदरवाइज आई थिंक, एंड दिस इज ए वेरी बिग एक्सरसाइज है ना, बहुत सारी चीजों के। सीरियसली मेरे को 2 चीजों का बड़ा दुख लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा एक्ट पास हुआ, देयर वाज नो कोई चर्चा नहीं थी टीवी पे उस एक्ट, आरपीडी एक्ट को।
इतने सालों, जबकि कोई भी पार्लियामेंट में एक्ट आता है उसके ऊपर वाइब्रेंट चर्चा होती है, सब आते हैं, टीवी पे जिक्र तक नहीं था, इक्का दुक्का चैनल पे हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता। सेम इज द केस विद द डिसेबिलिटी पॉलिसी, कोई बात ही नहीं है मीडिया में, तो कहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके ऊपर बात करेंगे। देखो आजकल मीडिया की बात ना करो तो बेहतर है। वो रांची का ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसको फोकस किया, उसका अच्छा हुआ, उसके परिणाम भी नतीजे भी अच्छे निकले। बट अदरवाइज मीडिया का फोकस 2-3 चीज़ों पे रहती है। इट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन पीपल्स इश्यूज पहले की तरह फॉरवर्ड। अभी आप इस मीडिया को आप डिबेट्स देखेंगे मीडिया पे तो आपको पता नहीं चलेगा इस देश में गरीबी है, आपको पता नहीं चलेगा इस देश में बेरोजगारी है, आपको पता नहीं चलेगा भूखमरी है इस देश में। जब बाढ़ आती है उसका भी पता नहीं होता हमें, उस बाढ़ में भी कोई जिहाद की बात लाते हैं, उस किस्म के लाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इज अ टोटल वॉइस मीडिया में पहले से भी था, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट समथिंग न्यू, बट फिर भी एक हद तक लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा होती थी, विकलांगों की समस्या के बारे में एक हद तक चर्चा होती थी। आज वो समस्या लोगों की समस्या, महिलाओं की समस्याओं के बारे में चर्चा होती थी, वो समस्याएं के बारे में, दलितों के मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में चर्चा होती थी, अखबारों में आती थी, टीवी तो खैर एक न्यू एंट्रेंट है उस तरह देखा जाए तो, अखबारों में चर्चा। आजकल अखबारों में भी स्पेस नहीं मिलता इन चीज़। सोशल इश्यूज डू नॉट हैव स्पेस एक्चुअली in the media, entire media. It's a very unfortunate development. अभी क्योंकि आप अब कमेंट भेज रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी भी कम्युनिटी के रोल को, ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को? देखो इसके अभी कल तक है डेट, बहुत सारे लोग भेज सकते हैं। वी वुड एक्चुअली लेट पीपल, मोर पीपल टू रेस्पॉन्ड टू दिस, कि सरकार क्या कहती है इसके आधार पर जो है जब लाती है पॉलिसी, अगर जब बंद किया आएगी उसके बाद भी लोगों को कहना चाहिए वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी और डिससेटिस्फाइड, इस किस्म के एक्सप्रेशन को लाना चाहिए। और अगर सरकार उस पर टाइम लाइन्स तय करती है, वॉट एवर द पॉलिसी इट में बी, वॉट एवर दे में फाइनली ब्रिंग अबाउट इट, ड्राफ्ट छोड़ते वॉट एवर दे फाइनली ब्रिंग अबाउट, उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो है हमें वी विल हैव टू बार बार कहना पड़ेगा उनको कि ये आपने तय किया था, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे आरपीडी एक्ट बन गया था, उसके बाद में आप देखेंगे हमने दिल्ली में प्रदर्शन किए, देश भर से लोगों को लाके हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया 2 साल पहले कि भाई आपने कानून बना के 3-4 सालों में उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट कीजिए इन कानून को। उस कानून के हमने बहुत सारे डिमांड रखे थे कि इस कानून में कहा गया इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इस कानून में कहा गया इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सो पॉलिसी में जो कहा गया उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। तो उस लड़ाई में कम से कम शामिल अभी तक अगर नहीं हो तो उसमें तो कम से कम आपको शामिल होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वुड एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल दोस हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर। कुछ और जो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा है इस कॉन्टेक्स्ट में जो आप इम्पोर्टेंट है और शेयर करना चाहें लिसनर से? देखो एक चीज़ है, यानी इस कानून में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही है। एजुकेशन के बारे में इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एनईपी 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन 2019 का उनका जो ड्राफ्ट था उसमें डिसेबिलिटी के एजुकेशन के बारे में नाम मात्र के लिए कुछ थे, इट डिड नॉट गो डीप इनटू दैट इशू। तो बहुत सारा उसके बारे में काफ़ी शोर हुआ। तो एक्चुअली इज नॉट दैट नॉट ऑल पॉलिसीज पीपल क्वाइट, उसके बारे में काफ़ी शोर हुआ था एटलीस्ट फ्रॉम माई नॉलेज, और बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए। तो उसके बाद जो है उस ड्राफ्ट को काफ़ी हद तक हमारे इनपुट्स को लेकर रिवाइज किया गया, बट एट द सेम टाइम इंक्लूशन की बात की, बहुत सारी चीज़ों की बात करती है, मगर एनईपी का थ्रस्ट जो है बेसिकली हमें एक समझना चाहिए, एनईपी पर थ्रस्ट जो है कमर्शलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। अब वो थ्रस्ट को बोल के केवल इंक्लूशन की बात करें इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू लीड टू एक्सक्लूशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। उस मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में डिसेबिलिटी सबसे अहम है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली। तो इस पॉलिसी में भी जो एनईपी का को इम्प्लीमेंट करने का रीटरेशन है। और एनईपी दूसरी चीज़ है, एनईपी अभी आप पूछेंगे कि मेरे केवल कमर्शलाइजेशन को लेकर ही नहीं, बहुत सारे और भी मुद्दे हो सकते हैं एजुकेशन। हाँ, एनईपी में कहा गया है कि भाई नेबरहुड स्कूल्स को जो हम बंद करेंगे एंड दे विल मूव टू लार्जर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े स्कूल के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यानी कि आपके गांव के नज़दीक जो स्कूल था उस स्कूल को बंद करेंगे और शहर में या गांव से बहुत दूर एक छोटे से टाउनशिप में जो है आप स्कूल बनाएंगे। अब उस जगह तक बच्चे जा पाएंगे कहाँ?
महिलाओं की एजुकेशन के लिए नेबरहुड स्कूल्स हैव एक्चुअली प्लेड ए गुड रोल एक्चुअली। एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन आल्सो नेबरहुड स्कूल्स हैव प्लेड ए बिग रोल। अब उस रोल को बंद करेंगे, विल सेंड टू, सो ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करे, सो इट इज एक्चुअली मिलिटेटिंग अगेंस्ट द राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आपने आरटीई जो बनाया उसका भी विरोध करती है ये जो प्रोविजन है एनईपी में। सो वी आर सेइंग दैट ए क्लोजर ऑफ नेबरहुड स्कूल विल एक्चुअली इम्पैक्ट लर्निंग आउटकम्स जो है। इसको आप एक दुरुस्त करना, दूसरा बहुत सारे चीज़ें हम एजुकेशन की बात करें, और इसमें भी जो है आपने एजुकेशन में जो आपने पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी में जो कहा है, इट डजंट टच अबाउट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के बारे में केवल कहती कि 5% हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन है। उससे आगे व्हाट आर द इश्यूज दैट आर देयर विद स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी फेस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनके क्या क्या समस्याएं हैं, उसका निराकरण कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ आपने इसके बारे में उसमें कुछ नहीं कहा गया। आप करिकुलम को कैसे आप ये करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, और होम बेस्ड एजुकेशन का आप इसमें प्रमोट कर रहे हैं, वो ऑल दोज थिंग्स आल्सो नीड टू बी डिस्कस्ड। उसको आपने इस किस्म के उससे आपको यू आर नॉट टॉक्ड अबाउट वो किस्म का इंटरवेंशन होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन की बात करनी चाहिए, स्पोर्ट्स की बात करनी चाहिए, स्पोर्ट्स के अलग है, बट इन स्कूल करिकुलम कैसे, और सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करिए। ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिसिंग इन दिस चैप्टर ऑन एजुकेशन, दिस ड्राफ्ट पॉलिसी दैट आर थिंग। एम्प्लॉयमेंट में आप कह के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही है, बट अगेन उसमें भी आपने जैसे दानिश आपने खुद ही कहा था कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने एम्प्लॉयड है, और टोटल कितनी अनएम्प्लॉयड है डिसेबल, इसके बारे में आपने कोई ये नहीं किया। ओनली कोटेड द 2011 सेंसस फिगर्स कि 36% ऑफ डिसेबल पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयड है, उसमें भी आप कंसीड करें 64% डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ लाइवली एम्प्लॉयमेंट उसमें आपको, बट एक्चुअली द फिगर्स आर मच मोर, क्योंकि हम दोनों कहते हैं कि भाई 2000 का सेंसस एक्चुअली डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फिगर। तो इसको किस तरह से आप दुरुस्त करेंगे उसके बारे में वी आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडेड ए डिटेल प्लान टू हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज। आपने उसको आरपीडी एक्ट में जैसे कहा कि इंसेंटिव्स हम देंगे, यू आर रिट्रेंड द सेम इंसेंटिव्स देके प्राइवेट सेक्टर में अभी तक कितने फैक्ट्रियां जो इंसेंटिव देके एम्प्लॉयमेंट की दिया है। सो व्हाट वी हैव बीन एडवोकेट, 2016 का कानून बन रहा था उससे पहले भी हमने एडवोकेट किया था सरकार से, हमने कहा था कि भाई इंसेंटिव्स की जगह जो है आप डिसइंसेंटिव्स दीजिए, एंड दिस इज नॉट समथिंग नोवेल आइडिया दैट वी आर पुटिंग फॉर बिफोर द गवर्नमेंट। ये फ्रांस में है, जर्मनी में, और भी कुछ यूरोपियन राज्य में अलग जगह है जहाँ आप एक थ्रेशोल्ड है, आप 20 एम्प्लॉयज है आपकी कंपनी में, तो 21वां एम्प्लॉय जो है डिसेबल होगा। अगर आप एम्प्लॉय नहीं, जिस रफ फिगर दे रहा है, एक थ्रेशोल्ड है, उसको आप एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो यू हैव टू पे एन एडिशनल परसेंटेज ऑफ टैक्स। इस किस्म से एक पीनल एक्शन है, वो पीनल एक्शन के डर से ही आप एम्प्लॉय करते हैं। रिजर्वेशन भी उस किस्म का ही है, इट्स ऑल्सो अनदर सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। विदाउट दिस थिंग यू हैव उस किस्म का जो चीज़ें जो है आपको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 4% जो रिजर्वेशन आप गवर्नमेंट सेक्टर में, एक तो इम्प्लीमेंट होता नहीं पूरी तरह से, अलग अलग कारणों से अलग अलग बहाने बनाकर अभी लिखा, दैट्स डिफरेंट थिंग। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यू सरकार में भी बहुत कम हो रहे हैं, यानी PSUs को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और दूसरा बहुत सारे चीज़ें आप आउटसोर्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे दे रहे हैं, आप कैशुअल एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करें बहुत सारे जगह। सो ऑल दीज आर इम्पैक्टिंग एम्प्लॉयमेंट। उस चीज़ों को कैसे आप एड्रेस करेंगे, इसको तो आपने इस चीज़ में कहा ही नहीं है ना। दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक सवाल था कि एग्जेम्पशन का क्लॉज, हालांकि इज रिलेटेड टू अमेंडिंग लॉज, एग्जेम्पशन का क्लॉज है, आपने 20 सेक्शन 20 आरपीडी के प्रोविजो में आपने कहा था कि भाई एक तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में, कहा कि फिर भी आपने कहा कि विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ कमिश्नर आप एग्जेम्पशन दे सकते हैं बहुत सारे जॉब्स में, एंड 34(1) में भी इसी तरह का प्रोविजन है। तो इस एग्जेम्पशन क्लॉज के चलते हुए बहुत सारे जगह जो है डिसेबल लोगों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। अभी एक केस तो हमारा ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में,
challenging the notification issued in August 2021, in which various central police forces have been exempted from recruiting disabled people. हम कह रहे हैं पुलिस में कम्बैट में आप मत रखिए उनको, बट तेरा वेरियस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज है, बहुत सारे और भी ड्यूटीज है जहां पर आप डिसेबल को एम्प्लॉय कर सकते हैं. सो ब्लैंकेट एग्जाम्पशन जो देता है ये कानून, उसको बदलने की जरूरत है. 3 के बारे में आपने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. सो दीज आर सम थिंग्स देयर जो आपको जानना जरूरी है, जो मैं कहना चाहता हूँ. राइट सर, अब इस ड्राफ्ट के बारे में हमने बात की है. 3 क्वेश्चन इससे हटके है, क्योंकि आप आए हो तो मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए. पहला इसी पे ही बात करते हैं, जो सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेस में ब्लैंकेट बैन आया था, उसके ऊपर इंटर्म ऑर्डर आया था गवर्नमेंट को. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसे रिव्यू कीजिए, तो उसका अभी करंट स्टेटस क्या है? उसका दरअसल आज आना था, उसका टुडे वाज सपोज्ड टू बी द सरकार को जो टाइम दिया था आज तक का उसको रिप्लाई रिजॉइंडर फाइल करने के. उनको कहा था इस सिचुएशन को, पिछली बार जो है सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम सरकार से बात करेंगे और उसके बारे में कुछ कहेंगे. तो हमें कहा गया था वी शुड सबमिट ए नोट, एंड वी हैव सबमिटेड ए नोट. हमने कहा कि हमको जो एक मौका देना चाहिए उस कमेटी के सामने बात करने के लिए, टू मेक अवर पॉइंट्स क्लियर. हालांकि हमें बुलाया नहीं गया. तो नाउ दे हैव आस्क्ड फॉर एन एडजॉर्नमेंट फॉर 4 वीक्स. मेरे ख्याल से वो देंगे, बिकॉज कॉस्ट लिस्ट आया नहीं, तस्वीर में देख रहा था, एंड आई वाज बिजी विद समथिंग एल्स. सो मोस्ट प्रोबेबली द कोर्ट माइट हैव गिवन देम 4 वीक्स टाइम. दे सेड दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कमिटी. उस कमिटी रिव्यू करेगी इस मामले की. इस किस्म का रिप्लाई उन्होंने फाइल किया. सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. कोर्ट भी इंक्लाइंड है और सरकार मजबूर हो जाएगी इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए. और हमने अभी भी कहा कि हमारा मांग हमने दोहरा रहे हैं कि भाई वी शुड गेट रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कमिटी. हमें उस कमिटी के सामने पेश होने का और हमारी बात सुनने का हमें मौका देना चाहिए. राइट. दूसरा क्वेश्चन है कि एक लड़की का है, मैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई की थी. उसमें हॉस्पिटल का नाम आया था नियरेस्ट मेरे एरिया में, लेकिन वहाँ का स्टाफ ये कह रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल में जाएं. तो उसको कैसे पता चलेगा, मतलब दूसरे हॉस्पिटल भी क्या उनको एंटरटेन करेंगे? क्योंकि जब इसमें एप्लीकेशन में हॉस्पिटल का नाम आ रहा है और वहाँ का स्टाफ कह रहा है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो उसके पास क्या ऑप्शंस है? हैज शी गॉन टू द यूडीआईडी पोर्टल के द्वारा गई है अप्लाई करने के लिए? हाँ, पोर्टल के थ्रू. पोर्टल में ये समस्या बार बार आती है दरअसल. सो शी इज एक्चुअली नॉर्मली जब उस हॉस्पिटल में नहीं होता है तो हॉस्पिटल एक्चुअली रेफर्स टू ए डिफरेंट हॉस्पिटल. दे शुड एक्चुअली रेफर इट टू डिफरेंट हॉस्पिटल. दिस इज़ द केस बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये भी है कि भाई किसी के हाथ में कुछ समस्या, न्यूरो का प्रॉब्लम हो सकता है, बट एवरी पर्सन डजंट नो कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ना. तो उसको लगता मेरा हाथ चलता था, लोकोमोटर प्रॉब्लम हो सकती है. मैं भी उस यूडीआईडी का फॉर्म भरते समय उसने लोकोमोटर एंटर किया होगा कि भाई मोबिलिटी इशू है, कुछ भर दिया होगा, बट इट शुड बी ए न्यूरो प्रॉब्लम. उस हॉस्पिटल में न्यूरो का हो नहीं सकता. आई एम नॉट सेइंग दैट पोर्टल बाय इटसेल्फ इज टू मच सही है, मगर फिर भी ये समस्या हो सकती है. सो बट दैट हॉस्पिटल इज एक्चुअली हैज टू रेफर हर टू, इफ इट डजंट हैव दैट फैसिलिटी दैट इट इज अपॉन द हॉस्पिटल टू रेफर हर टू ए डिफरेंट हॉस्पिटल. उसमें रेफर करना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए, उसी हॉस्पिटल में जाके उनसे रेफर करवाना चाहिए. मैं कहां से करवाऊंगा? हाँ, बिल्कुल. राइट. तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि आरपीडी एक्ट में जो 12th चैप्टर है सीसीपीडी और स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर, उसमें कहा गया है कि सीसीपीडी को हर साल एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी है. पूरे साल में क्या हुआ? हाँ. क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आपके नॉलेज में है कि पब्लिश की गई है सीसीपीडी द्वारा? सीसीपीडी के हिसाब से मेरी रिपोर्ट कहाँ से आई? ये दरअसल दुर्भाग्य है इस देश का कि मैंने का कानून है, मगर अभी आप देखिए बहुत सारे स्टेट कमिश्नर्स भी नहीं थे, मगर अभी तो ज़्यादातर है मेरे ख्याल से. बट सीसीपीडी का जहाँ तक सवाल है, चीफ कमिश्नर ने तकरीबन मेरे ख्याल 3 साल से वी डोंट हैव फुल टाइम चेयरपर्सन. सीसीपीडी नहीं, नेशनल ट्रस्ट में कोई चेयरपर्सन नहीं है, आरसीआई में कोई चेयरपर्सन नहीं. मैं आपकी आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट यू सेइंग. दे शुड एक्चुअली ब्रिंग अबाउट इट, बट उन्होंने पब्लिश किया ऐसे मेरी जानकारी में है ही नहीं.
जानकारी में नहीं है। जी, थैंक यू सर इन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए और ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर हमें डिटेल्ड में बताने के लिए। होपफुली हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जो रिकमेंडेशंस हैं इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट उसको कंसीडर करेगी, इनकॉर्पोरेट करेगी और एक बेहतरीन पॉलिसी हमें देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, हमने एक रिकमेंडेशन में इस चीज पे जाना कहा है कि भाई इस सोशल सिक्योरिटी को जो है आप यू शुड नॉट बी जस्ट कंसिडर वेलफेयर मेजर, एक लाइफ साइकिल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी को लेकर। अलग अलग स्तर पे अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती है। डिसेबिलिटी को लेकर जो अलग अलग रिलेटेड कॉस्ट है, डिसेबिलिटी कॉस्ट, तो बाकी लोगों की तरह नहीं, डिसेबिलिटी को एक स्पेशल नहीं बट एट्स ए डिफरेंट इसमें ट्रीट करना चाहिए उसको, और उस तरह से सोशल सिक्योरिटी का आपको डिवाइस करना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, तो हमने कहा कि एडिक्वेट बजटरी एलोकेशन, आप जितने भी कहेंगे, जैसे शुरुआत में भी कहा था कि बजटरी एलोकेशन जब तक हो कितना भी अच्छा पॉलिसी बनाओ, कितना भी अच्छा कानून बनाओ, नहीं होता है। इसलिए इस एक्चुअली गुड थिंग इज दैट इस ड्राफ्ट पॉलिसी में उन्होंने कंसीड किया है कि 0. आप देखिए 0.0039% ही केवल डिसेबिलिटी के लिए जाता है। दिस इज कंसीडर्ड इन द ड्राफ्ट। तो हम कह रहे हैं कि इसको परसेंटेज आप बढ़ाइए, बजटरी परसेंटेज को कम से कम 5% ऑफ द बजटरी एलोकेशन अक्रॉस मिनिस्ट्रीज और अक्रॉस जो है डिसेबिलिटी के देना चाहिए जीडीपी का, उस किस्म से हमने कहा है। सो दिस आर some issues that have come there are all chapters we commented upon, and apart from that various other issues also raised. It's actually difficult to in such a short time to explain everything. तो वो जो आप रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, जो हमारे लिसनर पढ़ना चाहें, तो वो कहाँ आपकी वेबसाइट वगैरह पे मिलेंगे? हमारे पास दुर्भाग्य से हमारे पास वेबसाइट नहीं है, बिकॉज़ वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ मींस टू एक्चुअली। कोई ईमेल आईडी अगर आप बता दें। मेल तो हम भेजें, आपको ही भेजें, आप देख हमारे सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, आपको भेजेंगे जरूर। नहीं, बट कोई लिसनर डायरेक्ट आपसे लेना चाहे तो आप अपनी एक बार ईमेल आईडी बता दें। यू कैन NPRD यानी कि नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ डिसेबल, nprd.in@gmail.com। जी, nprd.in@gmail.com। आप इस पॉलिसी जो रिकमेंडेशन भेज रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं, और भी अगर आप कोई लोग मांगना चाहते हैं, they can write to this email ID and we'll send it to them. Absolutely, yes. पेंशन का भी मुद्दा आप हमेशा उठाते हैं, इसमें भी क्या आपने जिक्र किया? इसमें भी जिक्र किया, सोशल सिक्योरिटी के मामले में इसमें भी हमने जिक्र किया है कि एक तो केंद्र सरकार ने कई सालों से 2011 से लेकर अभी तक उस पर कोई वृद्धि नहीं की, 300 पे ही है। और अलग अलग ये है, अलग अलग राज्य में देखिए आप, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3000 से ऊपर है पेंशन, उस किस्म का। दैट मोर और लेस बिकॉज ऑफ हमने वहाँ लड़ाई भी लड़ी थी, उस कारण हुआ है। तो दैट सॉर्ट ऑफ दैट आल्सो टेक्स केयर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी कॉस्ट भी केयर कर लेता है, बट दैट इज नॉट एनफ। मिनिमम यूनिवर्सल पेंशन होना चाहिए, कम से कम 5000 से होना चाहिए। टेक्स अबाउट वेरियस कॉस्ट, डिसेबिलिटी अब कॉस्ट जब कहते हैं तो असिस्टिव डिवाइसेस पड़ता है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है बहुत सारे लोगों को, हेल्थ केयर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, देयर आर वेरियस अदर केयर गिवर्स की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है। एक विकलांग एक आदमी घर में होता है तो एक केयर गिवर, एक आदमी किसी को जॉब छोड़ना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, ऐसा। सो ऑल दैट थिंग्स एक्चुअली डिसेबिलिटी कॉस्ट जो है बढ़ता है बहुत सारी चीज़ें। सो टू टेक केयर ऑफ एटलीस्ट पार्शियली टेक केयर ऑफ दिस कॉस्ट जो है पेंशन में काफ़ी वृद्धि होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी से कि लाइफ साइकिल अप्रोच होना चाहिए, जरूरत के अनुसार होना चाहिए। दैट सोशल सिक्योरिटी में सारी चीज़ें हमने कवर की इस चीज़ को। आप हमारे रिकमेंडेशन आप पढ़ सकते हैं उसमें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल में बताया और ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगेन हम रिपीट करें, nprd.in@gmail.com, या फिर आप मुझे भी लिख सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या danish.mahajan88@gmail.com पर, हम भी आपको सेंड कर देंगे। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा, बात करेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। शीस्त्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC,
GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivetech.com, www.globalassistivetech.com या फिर कांटेक्ट करें 9910717913 या मेल करें gaurav@iconex.in, gaurav@iconex.in। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com, portal.istemai.com। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913.